पूरा राज्य मेरी प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि मैंने सदियों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का समाधान किया था। मेरी माँ की उपस्थिति में मेरा राज तिलक हुआ और मुझे वेम्पायर राष्ट्र का 18वां शासक और पहला राजा घोषित किया गया। सत्ता में आते ही मैंने एक कठोर नियम बना दिया। अब से कोई भी वेम्पायर मानव दुनिया में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वह भयावह सच्चाई देखी थी। मैंने वह दर्द महसूस किया था जब इंसान हमारे ही खून को बोतलों में भरते थे। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि हमारे लोगों को उस दुनिया से दूर ही रखना बेहतर होगा। सभी वेम्पायरों ने शुरुआत में मेरा साथ दिया और मानव दुनिया से हर संबंध तोड़ दिया। लेकिन वेम्पायरों को एक चीज की हमेशा जरूरत रहती है, खून। इंसानी खून के बिना हम कमजोर हो रहे थे, फिर भी हमने उसे पीने से इनकार कर दिया। सौभाग्य से हम जानवरों के खून से भी जीवित रह सकते थे। हालांकि इससे हमारी शक्ति कम हो गई थी, लेकिन फिर भी हम इतने ताकतवर थे कि एक वयस्क भालू को भी एक ही वार में हरा सकते थे। पुराने और अनुभवी वेम्पायरों ने मेरे नियमों का पालन किया और लगभग 64 वर्षों तक हम पूरी तरह छिपे रहे। लेकिन नई पीढ़ी इससे खुश नहीं थी। वे इंसानी दुनिया देखना चाहते थे, आजादी से जीना चाहते थे। उन्हें लगता था कि राजघराना केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्हें अंधेरे में कैद कर रहा है। इसी नई पीढ़ी में एक नाम सबसे आगे था, ड्रैकुला। उसने गुप्त रूप से अपना एक समूह बनाया और कुछ युवा वेम्पायरों को मानव दुनिया में भेजने की योजना बनाई। वह मेरी सुरक्षा व्यवस्था को धोखा देने में सफल भी हो गया। मुझे विश्वास था कि मैंने उन वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला पूरी तरह नष्ट कर दी है, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी। मेरे खून की एक शीशी वहीं छूट गई थी। वहीं उनके लिए काफी थी। उन्होंने उसी से वेम्पायरों के खिलाफ नए हथियार और एक विशेष रडार प्रणाली बना ली, जिससे किसी भी वेम्पायर के उनकी सीमा में आते ही उन्हें पता चल जाता था। जैसे ही वे युवा वेम्पायर मानव क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें एंटी वेम्पायर कॉरपोरेशन ने पकड़ लिया और उनके सामने लाया गया उस संगठन के प्रमुख जनरल रिक्स के। रिक्स कभी एक साधारण सेना अधिकारी था, लेकिन ब्लड मून की रात में हुई तबाही ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसी घटना में उसकी 3 साल की बेटी और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से उसका एक ही लक्ष्य था, जिसने भी यह सब किया है वह उसे खुद खत्म करेगा। इसी जुनून में उसने अपने शरीर में कई रोबोटिक हिस्से लगवा लिए ताकि वह वेम्पायरों से लड़ सके और तब तक जिंदा रह सके जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए। रिक्स को देखकर वे युवा वेम्पायर डर से कांप उठे। उन्होंने इंसानों को खतरनाक समझा था, लेकिन इतनी हद तक नहीं। रिक्स ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या उनका संबंध उस वेम्पायर से है जो वर्षों पहले इंसानों की दुनिया में आया था? डर के कारण उन्होंने अपनी जान की भीख मांगते हुए वेम्पायर राष्ट्र का स्थान बता दिया। इसके बाद रिक्स अपनी सेना के साथ हमारे राष्ट्र पर हमला करने निकल पड़ा, लेकिन वह भूल गया था कि वह रात ब्लड मून की थी। सालों से प्यासे वेम्पायर उस रात किसी जंगली जानवर से कम नहीं थे। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में रिक्स को पीछे हटना पड़ा। उसकी 40,000 की सेना में से केवल 19,000 सैनिक ही वापस लौट सके। फिर भी वह खाली हाथ नहीं गया। वह मरे हुए वेम्पायरों के शरीर साथ ले गया। यही घटना ड्रैकुला के लिए एक सबक बन गई। उसे लगा कि इंसान उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना हम उनसे डरते रहे हैं। उसने शाही सभा में कहा कि जब वेम्पायर इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं, तो उन्हें अंधेरे में छिपकर क्यों रहना चाहिए। मैंने उसे समझाया कि ताकत और बुद्धि अलग चीजें हैं और इंसानों के पास बुद्धि है। लेकिन युवा वेम्पायरों का समर्थन ड्रैकुला के साथ था। अंततः वेम्पायर राष्ट्र 2 भागों में बंट गया। एक जो ड्रैकुला के साथ मानव दुनिया में जाना चाहता था और दूसरा जो राजवंश के निर्णय के साथ अंधेरे में ही रहना चाहता था। ड्रैकुला ने मानव दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया और लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। दूसरी ओर रिक्स ने भी हार नहीं मानी। उसने एंटी वेम्पायर कॉरपोरेशन को जिंदा रखा और युद्ध में मिले वेम्पायरों के शरीरों से और भी उन्नत हथियार बनाए। अंततः उसने ड्रैकुला के साम्राज्य को खुली चुनौती दे दी। ड्रैकुला के सामने जब यह खबर पहुंची कि जनरल रिक्स अभी भी जिंदा है और उसने उसके शासन को खुली चुनौती दे दी है, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कई युवा वैम्पायर हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक कमजोर इंसान की आखिरी कोशिश है। मगर ड्रैकुला चुप रहा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। उधर जमीन के नीचे अपने बंकर में रिक्स ने 30 साल की तैयारी के बाद पहली बार अपनी सेना को सतह पर भेजा। एंटी वैम्पायर कॉरपोरेशन अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनके पास ऐसे हथियार थे जो वैम्पायरों की गति को रोक सकते थे, ऐसे कवच जो उनके नुकीले पंजों को भी सहन कर सकते थे, और ऐसे रडार जो मीलों दूर से उनकी मौजूदगी पहचान लेते थे। पहला हमला अचानक हुआ। रात के अंधेरे में कई वैम्पायर चौकियों पर एक साथ हमला हुआ। इंसानी सेना बिजली की तरह आई और कुछ ही मिनटों में चौकियों को नष्ट करके वापस अंधेरे में गायब हो गई।
यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक गुरिल्ला युद्ध था, और इसका हर कदम रिक्स ने खुद योजना बनाकर बनाया था। कुछ ही हफ्तों में इंसानों की इस नई सेना ने कई वैम्पायर ठिकानों को तबाह कर दिया। जो साम्राज्य 30 साल से अजेय लग रहा था, उसमें पहली बार दरारें दिखाई देने लगीं। ये खबर जब वैम्पायर एम्पायर की राजधानी तक पहुंची, तो दरबार में फिर से सभा बुलाई गई। ड्रैकुला अपने सिंहासन से उठकर खिड़की की ओर चला गया। बाहर रात का अंधेरा फैला हुआ था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार इंसान फिर से लड़ना सीख गए हैं। फिर वह मुड़ा और पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोला, अगर रिक्स युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध मिलेगा। और उसी रात ड्रैकुला ने आदेश दिया कि वैम्पायर सेना को पूरी ताकत के साथ इंसानी प्रतिरोध को कुचल देना चाहिए। इस तरह शुरू हुई एक नई जंग, ड्रैकुला का साम्राज्य बनाम रिक्स की मानव सेना। लेकिन इस बार दोनों ही पक्ष जानते थे कि यह युद्ध अलग था, क्योंकि अब ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के भविष्य के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था।